सर हाँ जी। सर आईटी के कितने सेक्शंस हैं? आईटी के भी 2 सेक्शन हैं। Okay, so yes, recording on now. So I should start. So in the last class, we were talking about diffraction. So this diffraction is actually the properties of wave. Diffraction. इसको हिंदी में विवर्तन करके पढ़े हिंदी मीडियम वाले लोग। So diffraction is the property of a wave. Wave में diffraction होता है और इसके डेफिनेशन में हम लोगों ने कुछ ये कहने की कोशिश किया था, if there is any sharp edge, एक wave इस sharp edge से जब टकराता है तो इसका पाथ जो है ये बैंड हो जाता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे ये चला जाता है, इसको कहा जाता है this is the bending of wave। जीवन सेक्शन को लेजर शुरू करवाना अकॉर्डिंग टू ऑटोनॉमस। जीवन को करवा अभी क्या चल रहा है, अभी क्या करवा रहा हूँ? अभी यूनिट 1 करवा रही हूँ, उनको मजा नहीं आ रहा है, बोर लग रहा है ना, उनको इंटरेक्शन हो रहा ना मेरे को, इसलिए पूछ रही हूँ। आधे का क्योंकि लेजर है, आधे का नहीं है। करवा दो, लेजर करवा। ऑटोनॉमस कंफर्म होगा ना? करवा। So diffraction is the bending of light when any wave passes in a sharp edge। किसी स्लिट से जब कोई लाइट पास होता है तो वो बेंड हो जाता है, अपने पाथ से चेंज हो जाता है, उसको हमने डिफ्रैक्शन कह दिया था। और इसका एक एसेंशियल कंडीशन मींस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो होना ही है। ऐसा डिजायरेबल नहीं है कि होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, ऐसा नहीं। इट्स एसेंशियल कंडीशन कि वेव का जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ उस शार्प एज का या उस स्लिट के ऑर्डर में होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ये वेवलेंथ जो हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहते हैं, जिससे ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का जो स्लिट होता है, जिसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है, उसके ऑर्डर में होता है। इसलिए ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज एप्लीकेबल, इट इज यूजफुल टू डिफ्रेक्ट द विजिबल लाइट। लेकिन एक्सरे और इलेक्ट्रॉन्स, इसका डिफ्रैक्शन हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक्सरे का वेवलेंथ भी 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम का होता है और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम होता है। सो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से जो एक अच्छा डिवाइस है, एक अच्छा एप्लीकेशन है, उससे हम इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज का डिफ्रैक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ तुम लोगों ने एक इक्वेशन भी पढ़ा होगा, दैट डिफ्रैक्शन इक्वेशन, दैट इज नोन एज ब्रेग्स इक्वेशन। नाम सुना ब्रेग्स इक्वेशन? नो सर, ब्रेग्स इक्वेशन नहीं है। आई थिंक चलिए मैं थोड़ा फार्मूला लिखता हूं तो शायद तुम्हें याद आ जाए। सो दिस 2d sin थीटा इट इज इक्वल टू n लैम्डा। ये रिलेशन टाइप है हम लोग लेवल 12 में। आई थिंक यंग्स मॉडुलस है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सर यंग्स मॉडुलस था शायद। यंग मॉडुलस नहीं, डिफ्रैक्शन इक्वेशन है ये। 2d sin थीटा इज इक्वल टू, दिस इज नोन एज ब्रेग्स इक्वेशन। This is known as Bragg's equation, and here ये Bragg's equation का जो डेरिवेशन होता है बड़ा सिंपल सा ये है ना, कि अगर कोई स्लिट है, जैसे स्लिट पे हम अगर कोई किसी वेव को अगर को डिफ्रैक्ट करा रहे हैं, डिफ्रैक्ट के थ्रू लाइट इसमें पहुंच रहा है, यहाँ से आने के बाद this is that diffraction, this angle is theta, so this theta is angle of diffraction, इसको कहा जाता है this is angle of diffraction। तुम लोगों ने डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा होगा, इसमें ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद फिर ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए हियर दिस थीटा is the angle of diffraction, and this n is equal to here, this is n is equal to 1। एक और ऑर्डर हो गया, that is n is equal to 2 in the second side also, this is n is equal to 1 in the second, that is n is equal to 2। ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। so this n is 1 2 3, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। if n is equal to 1 means first order diffraction, if n is equal to 2 means that is the second order diffraction। theta is the angle of diffraction, और ये जो d होता है, this d is actually the size of slit। ये slit का साइज होता है। so हमें slit का साइज अगर पता है, this d should be, d must be in the order of wavelength। wavelength का ऑर्डर होगा तब ये इक्वेशन फुलफिल होता है, and this is the equation
which is known as Bragg's diffraction equation or Bragg's equation of diffraction. ओके, तो हम डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लिए। दूसरा, ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में मेरे ख्याल से इसको नोट कर लो अगर नोट नहीं किया हो तो, है ना। एंड दिस इज दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न where this is known as central maxima। इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। हम लोग इसको जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे, हाँ, उस समय इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन कैसे होता है, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको मिनिमा कहा जाता है। सो ये मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनता है, इसका डिटेल्स हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते समय पढ़ेंगे। बट हियर मैं जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये कौन सा इक्वेशन को फॉलो करता है। तो सिंपल बेंडिंग ऑफ वेव, this is the diffraction pattern, this is the equation which is known as Bragg's equation। अब चलिए हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां जिसके लिए हमने ये सारा काम धाम किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव था हम उस इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव प्रूफ करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल तो इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव प्रूफ करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। और इसके लिए हम उस इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराना चाहते थे। सो our topic was actually electron diffraction। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। अब यहां पर सबसे बड़ा जो हर्डल है वो हर्डल ये है कि इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है 1 एंगस्ट्रॉम है, मींस वी नीड अ स्लीट ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस वेवलेंथ। जब तक 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का कोई स्लीट हमें नहीं मिलेगा डिफ्रैक्ट कराने के लिए, डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ट्रांसमिशन रेटिंग हम यूज नहीं कर सकते। बाद में जब क्रिस्टल्स वगैरह का एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि क्रिस्टल, नॉन क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं उसमें क्रिस्टल्स जो होते हैं, दैट क्रिस्टल्स इज एक्चुअली द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टल पढ़ रहे हो किसी क्लास में? क्रिस्टल सॉलिड और क्रिस्टल केमिस्ट्री में पढ़े? यस सर, पढ़े होता है, पढ़े हो ना? होता क्या है क्रिस्टल? जिसमें एटम्स जो हैं वो पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं, लेयर बाय लेयर अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे, तीसरा एटम यहाँ पे, ऐसा कहीं पर भी इर्रेगुलर है तो उसको हम क्रिस्टल नहीं कहते, वो नॉन क्रिस्टलीन होता है। क्रिस्टलीन सॉलिड कहा जाता है उसमें जिसमें किसी क्रिस्टल्स का एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। लेटिस वगैरह भी पढ़े होंगे, है ना। तो ये क्रिस्टल्स हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, एंड दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स। तो ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया। तो ये डिफरेंट लेयर से, एटम के लेयर से बना होता है क्रिस्टल्स। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कंसीडरेबल है, दैट इज द इंटरलेयर डिस्टेंस बिटवीन इन दिस क्रिस्टल, दैट इज d। दिस इज एक्चुअली इन द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज इंपॉर्टेंट। गेट द पॉइंट? क्रिस्टल क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। ये डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म पे बना होता है, एटॉमिक लेयर्स होते हैं। और दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं इंटरलेयर डिस्टेंस। दिस इज इंटरलेयर डिस्टेंस, इंटरलेयर डिस्टेंस और डिफरेंस, दिस इज d, इट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। सर क्रिस्टल का क्या है डेफिनेशन? सर क्रिस्टल क्या करेंगे? मींस क्रिस्टल का सिंपल से एक लाइन का डेफिनेशन है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दिस इज क्रिस्टल इज एक्चुअली द crystal is it is made up of periodic arrangement of atoms in form of layers। चलिए एकदम सिंपल सा, मतलब हम लोग जो वर्डिंग ऐसे बोलचाल में जो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की। अब तुम बुक में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, और दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम। मींस यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ वो भी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। और साथ ही साथ ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन ये सोचा गया कि क्यों ना हम इस क्रिस्टल के बीच, दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है
उसको ऐसा स्लीट यूज करें, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस है और स्पेस की वैल्यू कितना है 1 इमेज टर्न के बराबर। तो क्यों ना हम इस इंटर लेयर डिस्टेंस को, मींस दो लेयर के बीच की जो जगह है उसको ऐसा स्लीट यूज करें टू डिफ्रैक्ट एक्सरेस, एक्सरे के लिए भी किया गया इसी को, टू डिफ्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन होता है उस एक्सरे के डिफ्रैक्शन में भी क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन होता है उसके डिफ्रैक्शन के लिए भी क्रिस्टल को, जैसे सॉलिड क्रिस्टल को, इसको भी हम ऐसा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ऐसा डिफ्रैक्शन स्लीट हम यूज करते हैं। सो वी कैन यूज, एक लाइन के साथ लिख सकते हो, वी कैन यूज crystal for the diffraction of X-rays and electrons. Why? You can write the reason. Because the interlayer distance is in the order of हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। 27 ना, हाँ हाँ श्योर, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। मैं आ जाऊंगा। So that is in the wavelength of so interlayer distance in the order of wavelength of X-rays and electrons. So in one line you can write why crystals can be used for the diffraction of these X-rays and electrons. मैं X-ray को साथ साथ इसलिए ले चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसे जनरल इसमें कंप्यूटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये तुम्हारे नॉलेज में रहना चाहिए कि एक्सरे है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम किसी क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्रेक्स का जो इक्वेशन है, ये ब्रेक्स का इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए भी इसी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। दैट 2d sin थीटा, दैट ब्रेक्स इक्वेशन वाज 2d sin थीटा इट इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका डेरिवेशन भी करते समय इसी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके किया गया था। So here this d, this is the interplanar distance, theta is angle of diffraction। अब मैं इस क्रिस्टल के लिए उस डायग्राम को ड्रा कर रहा हूँ जो ब्रेक्स ने यूज किया था, जिसको हम अभी यूज करने वाले हैं। इसको नोट कर लिए क्या? बता दो। Yes sir। So how this crystal is used to diffract that X-rays. So this is a beam of X-ray. So we are here. And the second, this is a beam of X-ray. The second here, and after reflection, this is. So this one, this is the D. So here, beam of X-ray, AB, beam of electron, AB, this is CD. ये इस क्रिस्टल पे आ रहा है एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन इसका जो पाथ है वो चेंज हो जा रहा है एंड दिस इज बी सी, सॉरी सी आई हैव यूज्ड, दिस इज ई एंड डी ई एफ जी। इसमें डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? एक ब्रॉड बीम एक्सरे का ये इलेक्ट्रॉन के इसमें आ रहा है, ये स्लिट है और इस स्लिट से टकराने के बाद डिफ्रैक्ट होकर के बीम जो है वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है एंड हियर दिस इज दैट थीटा, the angle of diffraction, this particular इसमें आकर के इसमें टकरा रहा है। So this is that angle of diffraction theta. So this is theta, this will be equal to theta. ये भी theta के बराबर होता है। कौन है? मुस्कान बानो। हाँ। So this is theta and this equation in 2d sin theta, this is that theta. Remember this. Okay. मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते है ना, लेकिन सिंपली जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें हम लोग
क्रिस्टल पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, सॉरी एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं, एक्सरे इलेक्ट्रॉन कराते हैं। चलिए अब मैं डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट, सर वो 2d sin थीटा की ed sin थीटा है? हाँ जी बोलिए। 2d sin थीटा है कि ed sin थीटा है? It's a 2D. This is 2D sin theta. So now Davison and Germer experiment. This experiment is used to show electron has wave nature. ये गर्मर डिविजन गर्मर एक्सपेरिमेंट है जो जिन्होंने कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव प्रूफ करने के लिए या इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है या क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम फिजिक्स के लिए बहुत सपोर्टिव एक्सपेरिमेंट था डिविजन गर्मर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा सोर्स लिया और इलेक्ट्रॉन को सोर्स लेकर उसको डिफ्रैक्ट कराया। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में फर्स्ट तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का सोर्स ले लेंगे। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जनरल, दिस इज जस्ट द फिलामेंट। एक फिलामेंट होता है ना, इस फिलामेंट में अगर आप हम उसको ऑन करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामने एक स्लिट लगा दिया तो यहाँ पर हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है और यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रिड लगा दी है, ग्रिड जिसमें पोटेंशियल भी अप्लाई हो रहा है। ये पोटेंशियल भी जो है ये हु इज दैट हैक फैक जिसको परमिशन चाहिए। Anyways, so this is the source of electron. The source of electron से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और इसके एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक ग्रिड लगा दिए हैं और ये ग्रिड जो है वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आप उसके एनर्जी को भी या पोटेंशियल को भी कंट्रोल करता है। ग्रिड क्यों लगाए हैं? ग्रिड क्यों लगाए हैं? ग्रिड का जो एप्लीकेशन है, दिस कंट्रोल्स द एनर्जी एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्लिट की तरह भी काम कर रहा है, साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कंट्रोल कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा है, इसको डिफ्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक क्रिस्टल चाहिए। तो ये सामने जाकर के एक क्रिस्टल यहाँ पे क्रिस्टल इसके सामने लगा दिया। दिस इज द क्रिस्टल, दिस इज क्रिस्टल एंड स्पेशली दिस इज निकल क्रिस्टल। So by Davison and Germer, nickel crystal was used to diffract the electrons. एक निकल क्रिस्टल यहाँ पे लगा दिया गया। आफ्टर डिफ्रैक्शन ये इस प्रकार से डिफ्रैक्ट होकर निकल आया और यहाँ पर अगले ये निकल क्रिस्टल हो गया और यहाँ पर मैं इसका d की वैल्यू भी मेंशन कर देता हूँ। इंटरलेयर डिस्टेंस हियर दिस d it is equal to 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर निकल क्रिस्टल d is equal to 0.91 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो यहाँ से डिफ्रैक्ट हुआ। अब इसको डिटेक्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए फिर यहाँ पर एक सेंसर चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेंसर एक फोटोइलेक्ट्रिक सेल लगा दिया गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन टकरा करके या एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया गया जिससे इलेक्ट्रॉन टकरा करके यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन सेंसर। तो सेटअप में और ये है सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर जो एंगल मेजर करता है। अजी सर वो सर्कुलर स्केल, एक मिनट मुझे बनाने दो फिर बात करते हैं। सर्कुलर स्केल एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन सेंसर। चलिए एक बार फिर से मैं इसको डिटेल कर रहा हूं, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उस पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन सोर्स जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर एक ग्रिड लगा दिए स्लिट के साथ साथ। ये दो काम करता है, एक तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इसमें पोटेंशियल अप्लाइड है तो ये पोटेंशियल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये इलेक्ट्रॉन का बीम सात बीम के फॉर्म में आया, सामने एक क्रिस्टल रख दिया गया, फिक्स्ड क्रिस्टल।
ये क्रिस्टल से ये डिफ्रैक्ट होता है और डिफ्रैक्ट होकर के इस डायरेक्शन पे जाता है। वो क्रिस्टल जिसमें नोन इंटर डिस्टेंस हम जानते हैं, तो ये क्रिस्टल में निकल क्रिस्टल यूज किया गया जिसका इंटर लेयर डिस्टेंस इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। सो डी की वैल्यू हमारे पास है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होता है यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल में एक इलेक्ट्रॉन सेंसर है और ये इलेक्ट्रॉन सेंसर इसमें मूवमेंट कर सकता है, आगे पीछे ऐसे हो सकता है, ऐसे इसको घुमा सकते हैं इस डायरेक्शन पे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन सेंस करता है। इस पे किसी प्रकार का किसी कोई क्वेश्चन है? सर वो स्केल का कुछ बताया क्या करते हैं? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो फिर से। सर्कुलर स्केल क्या करता है बोले? ये कौन सा सेल? स्केल सर सर्कुलर स्केल। ये एंगुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है, इसमें एंगल मेजर किया जाता है, दैट इज थीटा। भाई हमें फार्मूला क्या है हमारे पास? 2d sin theta it is equal to n lambda. Our target is to find this lambda. हमें lambda चाहिए ना? lambda को कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए? इस n चाहिए। n इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। d क्या चाहिए? d जो है वो स्लिट का साइज है। d हमारे पास था निकल के केस में। दूसरा मेजरिंग पैरामीटर क्या है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है? sin थीटा। हाँ sin थीटा, दैट इज थीटा। तो इस थीटा के मेजरमेंट के लिए तो अपने को स्केल चाहिए रहेगा। ये स्केल जो है वो सर्कुलर स्केल है जहां पर जो लाइंस खींचा गया है ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए एंगुलर स्केल क्रिस्टल की नीचे लिखो। तो दिस इज द थीटा। ओके भाई चांदा नहीं होता, वो चांदा क्या करता है? बस वही काम करता है। यस, जो चांदा होता है वो एंगल मेजर करता है, वैसे ही यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल है जो एंगल मेजर करता है। Anyways, so here I should not write this as theta. This is phi. Theta is what? Theta is actually this. मैंने जस्ट इससे पहले जो डायग्राम बनाया था उसको अगर तुमने बना के रखा होगा, हाँ, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज दिस। जस्ट मैं तुमको एक बार फिर से करता हूँ। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, ऐसे एटम्स के लेयर्स हैं। एक एक्स-रे जो है उसमें आकर के इस ढंग से ये डिफ्रैक्ट होता है। ये मैंने इनिशियली ये ड्रॉ किया था जहां पर मैंने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या बताया था? दिस इज दैट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा। इसको मैंने कहा था एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, यहां पर इस डायग्राम पे क्या हो रहा है? लाइट बीम आ रहा है, निकल क्रिस्टल से टकरा करके हेड चला गया। अगर मैं इसको स्लाइड करता हूं तो जो एंगल मेजर किया जाएगा वो ये मेजर किया जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, थीटा चाहिए, है ना? सो दिस इज फाई एंड वी विल कैलकुलेट थीटा बाय यूजिंग दिस फाई। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर है? यस सर। सेटअप इज क्लियर? यस सर। सेटअप सबको क्लियर है? इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन सोर्स, 3 ही 4 पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन सोर्स, निकल क्रिस्टल, एक सर्कुलर स्केल और एक सेंसर जो इलेक्ट्रॉन को सेंस करता है। बस 4 ही पार्ट है ना? अब प्रोसीजर देखो, मेथड क्या किया उन्होंने। मेथडोलॉजी ये है कि इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद एक पार्टिकुलर पोटेंशियल पर इसको फिक्स किया, पार्टिकुलर पोटेंशियल के बाद फिक्स करने के बाद फिर इसको वेरी कराया। जिस पार्टिकुलर पोजीशन पर उस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी का एक प्लॉट लाया, उस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हाईएस्ट आया, उस पॉइंट पर फाई मेजर करना शुरू किया। तो 2 वेरिएबल था। वन वेरिएबल वाज दिस पोटेंशियल V को अलग अलग लिखा जा सकता है, V की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, 1 वोल्टेज बढ़ाता चला गया। ओके, एंड सेकंड वेरिएबल वाज दिस फाई। ये फाई को वेरी किया। ये 2 वेरिएबल का एक टेबल बनाया, डिफरेंट प्लॉट्स तैयार किए और प्लॉट्स तैयार करने के बाद फिर कुछ रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में लाए। गेट द पॉइंट? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। एक्सपेरिमेंट में था एक्सपेरिमेंट सर हमारा तो नहीं है ना? यस सर, ये एक्सपेरिमेंट हमारे क्या प्रैक्टिकल्स में है क्या? ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हमारे लैब में, है ना? अच्छा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया गया क्वांटम फिजिक्स में वो हम बता रहे हैं। ओके, सो इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स हमने ऑन किया, पोटेंशियल और इस फाई के बीच में टेबल पे रिजल्ट ये आया कि 8 V is equal to 54 volts and phi is equal to 50 degree. The intensity measured was maximum
दो वेरिएबल था v and phi, so at potential v is equal to 54 and phi is equal to 50 डिग्री। इस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आया, मतलब वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्ट हो रहा है। भाई जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ये डिटेक्ट कैसे करेगा, है ना? उसको ऐसे स्लाइड करते हुए तो बार बार देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पे कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ तो ये मेजरमेंट का ये हो गया। तो मेथोडोलॉजी सिंपल था, हालांकि उसको बहुत बार उन्होंने रिपीट किया, अलग अलग वोल्टेज में 0.5 वोल्ट से स्टार्ट करके 54 वोल्ट तक लाया, उससे आगे भी बढ़ा तो 54 वोल्ट पर at phi is equal to 50 degree the intensity of this electron diffraction, this was maximum. तो this is the output. Now पहला हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। हाँ सर ये फाई से थीटा कैसे निकलेगा? यार अभी हम करते हैं ना, अभी तो हम कैलकुलेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन हुआ, मेजरमेंट हुआ। पहला हमने क्या किया, पहले हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, सेकंड पार्ट था हमारे पास मेजरमेंट। हमने मेजरमेंट करने के लिए एक v को हमने वेरिएबल रखा, phi को हमने वेरिएबल रखा, और इसमें आउटपुट फॉर्म में हमारे पास क्या है, दिस आउटपुट v is equal to 54 वोल्ट्स पर, phi is equal to 50 डिग्री पर, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम आता है। नाउ कैलकुलेशन विल स्टार्ट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? सो द कैलकुलेशन इज, ये नोट कर लिए? यस सर। नोट कर लिए इसको, है ना? मैं कैलकुलेशन शुरू करवा रहा हूं। ओके so calculation, first by using diffraction equation। अब diffraction equation क्या है हमारे पास, this is 2d sin theta it is equal to n lambda। इससे हम पहले lambda कैलकुलेट करेंगे, this is equation। here हमने यहाँ पर जो डाटा हमारे पास है, d is equal to कितना है, 0.91 एंगस्ट्रॉम फॉर निकल लिया गया था 0.91 एंगस्ट्रॉम। सेकंड n हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लिया, सो n is equal to 1। नाउ दिस थीटा, दिस इज phi, so this angle is so the total, this is just this phi is equal to 50, so the total, this angle is theta, this angle will be theta, तो कितना हो जाएगा, 2 theta plus phi, it is equal to 180। So here this 2 theta plus phi it is equal to 180। now you can calculate theta, I think so। यस सर। Yes, sir. कितना आएगा theta? 180 minus 5/2. निकालो कितना आता है थीटा। phi की वैल्यू कितना है, 65 सर 65, so theta is equal to 65 degree। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 65 डिग्री है। now you can calculate lambda, so this lambda it is equal to 2 multiplied by 0.91 multiplied by sin 65। चलिए निकालिए कितना आता है, चलिए बताइए मुझे। Sir, sin 65 की वैल्यू, अब ये तुम लोग को कैलकुलेटर अगर देख लो तो हर चीज मुझे याद नहीं रह सकता ना बेटा। हाँ, साइन, हर साइन की साइन 90 पूछता रहता तो बात अलग थी। साइन 65 की वैल्यू बताओ, देखो कैलकुलेटर वगैरह यूज करो। So answer is 0.90। नहीं, आंसर इज 1 पॉइंट कुछ बोले थे, खुशी 638। 1.64 एंगस्ट्रॉम। 1.638। 38 सर 4 ले लेते हैं। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। सो 1.64 एंगस्ट्रॉम। बाकी लोग भी चेक करो भाई जल्दी, जिसका आते जाता है रिपोर्ट करते जाओ तुरंत। कैलकुलेट योरसेल्फ, है ना, जल्दी कैलकुलेट करिए। So 1.64। Yes, sir, 1.64. 1.64 आ रहा है सभी से? 1.4 आ रहा है। 1.64 1.64 आ रहा है सभी से, मतलब Yes, sir. आसपास ही है। ओके। सो इसमें हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट डिफ्रेक्शन इक्वेशन का यूज किया है। d की वैल्यू तो हमें क्रिस्टल के लिए दिया गया था,
n हमने फर्स्ट ऑर्डर रखा, ये यहाँ पर जो मेजर किए हम लोग थीटा को लिए हैं और थीटा के कैलकुलेशन के लिए दिस इज 5 = 50 डिग्री, सो द टोटल इज 2 थीटा + 5 इज 180, थीटा हमने निकाल दिया 65, ये वैल्यू पुट किया लैम्डा ले लिया। ये तो हो गया एक मेथड एक्सपेरिमेंटल। दूसरा, हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किए हैं टू वेरीफाई de Broglie's हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। तो हमारे पास एक de Broglie वाला कांसेप्ट बचा हुआ है, हम उससे भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेकंड नंबर कैलकुलेशन बाय यूजिंग de Broglie's equation या relation, de Broglie's relation. What was that? Lambda is equal to h upon root of 2m multiplied by q multiplied by v। मैंने सेकंड वाला इक्वेशन जो राइट कराया था उसमें वही था, energy that is equal to kinetic energy is equal to q multiplied by capital V, capital V is the potential। so यहाँ पर this capital V मैंने यहाँ पर भी कहा कि this actually control the numbers of electrons as well as energy। तो ये energy, this energy is controlled by this। okay, so here this is that the de Broglie's hypothesis। here h is equal to 6.63 into 10 power minus 34 joule second। mass of electron is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg। charge you know this is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb। and this voltage potential, ये potential जो कि यहाँ पर मैंने डाटा में लिखा था this was equal to 54 ohms। तो 5 को मैंने पहले में यूज कर लिया और वोल्टेज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। so here this V is equal to 54 volt, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और लैम्डा की वैल्यू होता है इधर। सर आंसर आ गया। कितना है सर 1.67 एंगस्ट्रॉम। 1.67 एंगस्ट्रॉम। बाकी लोग भी देखो, वेरीफाई करो भाई। अमन तुम्हारा आ गया? सर 1.67 into 10 to the power minus 10। वो तो तुम मीटर में बता रहे हो, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में 1.67 ही होगा ना, है ना? 1.67। हाँ, अमन चौधरी आ गया सर, आ गया। आ गया, तुम्हारा भी उतना आया है? 1.6 आरोही आया था, वो ठीक कर ले। 1.6 ही आ रहा है। हर्ष शुक्ला सेम आंसर सर। 1.67 आ रहा है। यस यस सर 1.67 आ रहा है। मोनाली निषाद का कितना आ रहा है? सर सेम आ रहा है 1.67। 1.67 आ रहा है तो 1.67 1.67। रागिनी सिंह यस सर सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है 1.67। Yes, so this sir, is 1.67। so हमने दो मेथड अडॉप्ट किया। वन जो कि एक कन्वेंशनल मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ डिफ्रैक्शन, ब्रेग्स इक्वेशन, जो कि abundantly यूज किया जाता है टू डिटेक्ट, टू वेरीफाई, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। सेकंड मेथड जो कि नया मेथड था,
और वो मेथड था डी ब्रॉगलीस रिलेशन। तो डी ब्रॉगली के रिलेशन में भी 1.67 आ रहा है। तो 1.67 और जो पहले हमने लिखा था 1.64, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.03 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। तो इसको लगभग इक्विवेलेंट माना जा सकता है एरर बार के अंतर्गत, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि यस, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, और इसको हमने दो मेथड से प्रूव किया। एक तो इसमें डिफ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल करके वेवलेंथ निकाला, और दूसरा हम डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस का भी यूज करके हमने निकाला। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, साथ ही साथ डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ इज ट्रू। तो ये दो चीज का सपोर्ट करता है, पहला कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, दूसरा कि डी ब्रॉगली ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट में वेव नेचर हो सकता है, वो यहाँ पे प्रूफ होता है। So the conclusion of this result is, और कहीं इसको डाउट नहीं है? No, sir. नहीं, good. No, sir. So the wavelength of electrons in this experiment by diffraction Bragg's equation, ये कितना था? Equation that is equivalent to 1.64 angstrom, and the second by de Broglie's hypothesis. So de Broglie's hypothesis, this is equivalent to 1.67 angstrom. So these two are not equal, it is equivalent. We can write ये दोनों आपस में बराबर है, equivalent. So therefore we can say electron has dual nature, and de Broglie's concept of matter wave is true. इसमें दो चीज पता चलता है, एक इलेक्ट्रॉन में ड्वेल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही, साथ ही साथ ये वेव नेचर भी शो करता है, और उसमें ड्वेल नेचर होता है, साथ ही ये de Broglie's कंसेप्ट है मैटर वेव का, ये भी सही है। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. And similar experiment is also performed by, and एक लाइन और उसमें लिख सकते हैं, and similar experiment is also performed by J.P. Thomson, son of J.J. Thomson. J.J. Thomson का नाम तो सुने हो? Yes, sir. Yes, sir. जिन्होंने E/m कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल प्रूफ किया था, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था E/m, J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमारे लेबोरेटरी में है ना, लैब में हम लोग करवाते हैं। सो J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल प्रूफ किया था, और उसका पुत्र J.P. थॉमसन, सन ऑफ J.J. थॉमसन, इन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट। अब उस समय ऐसा था कि ये डिफरेंट कंट्रीज के थे, और कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। अभी तो हम छोटा सा कुछ चीज रिसर्च करें, कुछ फाइंडिंग हो, हम तुरंत फेसबुक और उसमें डाल दिए, तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि फलान व्यक्ति ने फलान चीज डिस्कवर किया है।
लेकिन उस समय तो ये था कि दो पैरेलल स्टोरीज जो है वो अलग अलग जगह छपती थी। हाँ, वैसे ही दो पैरेलल रिसर्च दो अलग अलग जगह हुआ और लगभग सेम टाइम पर डेविड वर्मा ने भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है और जेपी थॉमसन ने भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। इसने भी डिफ्रैक्शन फेनोमेना को ही यूज में लिया था। तो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस जेपी थॉमसन एंड जेपी थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, बट सिमिलर मेथड क्रिस्टल को लेकर के इन्होंने भी डिफ्रैक्शन कराया था। और एक अच्छी बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी इस फैमिली को जे थॉमसन फैमिली को उद्धार कर दिया। दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल प्रूफ करने के लिए, ये EYM कैलकुलेट करने के लिए, और जेपी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला उस इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव प्रूफ करने के लिए। एक पूरे खानदान को उद्धार कर दिया इलेक्ट्रॉन। एनीवे, सो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कुछ किस प्रकार के डाउट को गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो कहिए। Any question? नो सर। सर म्यूट हो गया। सर क्रिस्टल सिर्फ निकिल का ही ले सकते हैं ना, क्योंकि दूसरे का क्रिस्टल का लें तो उसका साइज शायद अलग अलग हो बीच का। नहीं, मैक्सिमम जो भी क्रिस्टल है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है। यहाँ पर निकिल को उन्होंने यूज किया, किसी और दूसरे क्रिस्टल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये है कि ध्यान रहे कि वो क्रिस्टल मैक्सिमम, हालांकि मैक्सिमम क्रिस्टल में इंटरप्लेनेट डिस्टेंस होने का काम की आर्डर का होता है, तो किसी भी क्रिस्टल को लिया जा सकता है। बट क्रिस्टल तो ऐसे भी स्टेबल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेविड वर्मा ने निकल क्रिस्टल को लिया था, है ना। दिस इज द फैक्ट। कोई भी क्रिस्टल लिया जा सकता है। सर ये बस इलेक्ट्रॉन का है, तो अपन एक्सरे का अलग होएगा। हाँ, एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट रहता है, एक्सरे के लिए भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो हम उसमें से 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा लेकर के थीटा मेजर करते हैं, और वहां पे जो डिटेक्टर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर था, यस, वो एक्सरे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर था। वहां पर जो डिटेक्टर होता है वो एक्सरे डिटेक्टर होता है। एक्सरे को जो डिटेक्ट कर सके, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक सेल वगैरह हो गए, है ना, वो एक्सरे को डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्टर जो है वो चेंज होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, सेम स्केल इज देयर, वैसे ही वहां पर एंगुलर स्केल। तो बाकी एक्सपेरिमेंट सेम होगा, बस एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। सोर्स एक्सरे का सोर्स होगा। अगर हम वो डायग्राम अगर खींचे तो वहां पर सोर्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को सोर्स बनाने के बजाय ऐसे सोर्स बना लेते हैं। दिस इज दैट पुलिस ट्यूब का, या लोगों ने एक्सरे अगर तो कहीं पे पढ़ा होगा, है ना, तो पुलिस ट्यूब टाइप की रहता है। ये एक्सरे निकाल रहा है, ऐसा एक्सरे का सोर्स है पुलिस ट्यूब। यहाँ से एक्सरे निकलता है और उस एक्सरे के सामने फिर स्लिट रख देते हैं। यहाँ पर लेकिन एक चीज ये है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको पोटेंशियल से कंट्रोल किया जा सका। एक्सरे है, उसको हम ऐसे पोटेंशियल से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर स्लिट की तरह काम करता है ग्रिड, और एक साथ में बीम आगे जाता है ना, तो वहाँ पर पोटेंशियल का इफेक्ट नहीं होता है। तो और कुछ सर? हाँ जी सर, दूसरे क्लास का लिंक आ गया। हाँ, दूसरा क्लास भी है। अच्छा, इंडक्शन का, योगा योगा का। अरे तुम लोग सारे इंडक्शन अच्छे से किया करो भाई, इसमें मार्किंग है ना, मार्क्स हैं, है ना। तुम लोग अवॉइड मत करो, क्योंकि जब मैं ऐसा ज्वाइन करता हूँ तो पता चलता है कि फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे लोग प्रेजेंट थे और इंडक्शन प्रोग्राम में बच्चों का अटेंडेंस कम है ना। तो अटेंडेंस डेली मॉनिटरिंग हो रहा है भाई, क्लास इंचार्ज लोग कर रहे हैं और मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ। तो इंडक्शन प्रोग्राम इज मस्ट। हाँ, अवॉइड मत करना, भागना मत। एनीवे, सो आई थिंक आई शुड कंक्लूड एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।